हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में जो है हमने कैकुले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, बेंजीन की कैकुले डायनेमिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो है उस डायनेमिक स्ट्रक्चर के फेवर में कुछ एविडेंस पढ़े थे जो कोल और लेविन ने दिए थे, राइट। उसके बाद अभी इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कुछ और बेंजीन की स्ट्रक्चर्स जो है वो सजेस्ट की गई थी उस वक्त, जिसमें से फर्स्ट यहाँ पे है क्लाउस का विकर्ण सूत्र। ओके, बेंजीन की ये एक स्ट्रक्चर क्लाउस द्वारा दी गई थी और इसका डायगोनल फॉर्मूला, यानी कि बेंजीन को एक डायगोनल फॉर्मूले के आधार पर क्लाउस ने जो है वो उसकी स्ट्रक्चर जो है बताया कि इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये डायगोनल गया, इस तरीके से भी बेंजीन की स्ट्रक्चर हो सकती है, ये क्लाउस ने कहा था। उसके बाद जो है डेबार ने दिया था, ये जो स्ट्रक्चर दी थी ये डेबार ने दी थी। इसको थोड़ा बहुत जो है वो माना गया, बाकी को तो खैर नहीं माना गया। उसके बाद जो है लीडेनबर्ग ने प्रिज्म सूत्र दिया यहाँ पे, जिसमें लीडेनबर्ग ने कहा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ प्रिज्म जैसी होती है, वो प्रिज्म जैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वायर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है वो बेंजीन की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दी, जिसे केंद्रीय सूत्र या सेंट्रल फॉर्मूले की तरह को बेस रखाकर वायर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है वो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर दी। बाद में लास्ट में जो थीले था, थीले ने बेंजीन की ये स्ट्रक्चर दी, आंशिक संयोजिता सूत्र। ठीक है, पार्शियल वैलेंस फॉर्मूला के आधार पर जो है ये थीले ने स्ट्रक्चर दी बेंजीन की। तो उस समय जब बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर किसी को नहीं पता थी, तो सबने अपने अपने हिसाब से जो है वो बेंजीन की ये स्ट्रक्चर्स जो है वो सजेस्ट की। हाँ, फाइनली कैकुले की स्ट्रक्चर मानी गई, पर उस वक्त नहीं मानी गई थी। ठीक है, तो ये थी बेंजीन की कुछ अदर दूसरी स्ट्रक्चर्स, राइट। अभी हम पढ़ते हैं बेंजीन का जो मॉडर्न बेंजीन की स्ट्रक्चर का जो मॉडर्न व्यू है वो देखते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। तो ये है मॉडर्न व्यू ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। मॉडर्न व्यू में बेंजीन की स्ट्रक्चर के मॉडर्न व्यू में ये देखेंगे कि बेंजीन की बेसिकली स्टेबिलिटी, जो भी ये स्ट्रक्चर थी बेंजीन की जो कैकुले ने दी थी, इसको और ज़्यादा जो है वो डिटरमाइन जो और ज़्यादा जो है वो स्टडी किया गया बाद में अलग अलग फैक्टर्स को यूज़ करके। जैसे कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजनेशन एनर्जी को जो है कंसीडर करके स्टेबिलिटी पता की गई बेंजीन की यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है मॉडर्न व्यू में कि स्टेबिलिटी के आधार पर देखा गया कि क्या जो कैकुले की स्ट्रक्चर है वो सुइटेबल है क्या C6H6 के लिए। तो फिर चेक किया गया, उसमें स्टेबिलिटी चेक की गई और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन की चेक की गई कि किस तरह की होती है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, ओके, और उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने पाया कि जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी होती है जो एक एल्कीन के लिए, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है। नॉर्मल जो आपका साइक्लोहेक्सेन ये रहा, ठीक है। अगर इस साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, 28.6 होती है हाइड्रोजनेशन की एनर्जी। ठीक है, क्या हाइड्रोजनेशन एनर्जी जो है वो साइक्लोहेक्सेन में अगर एक डबल बॉन्ड लग जाए, यानी कि वो क्या बन जाए, वो बन जाए आपका साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सीन का अगर आपको हाइड्रोजनेशन करवाना है तो आपको हाइड्रोजनेशन एनर्जी कितनी चाहिए होगी, 28.6 किलो कैलोरी हाइड्रोजनेशन एनर्जी चाहिए होगी, राइट। इसके बाद जो है अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए साइक्लोहेक्सीन में, यानी कि वो क्या बन जाए, साइक्लोहेक्साडाइन। ये क्या है, साइक्लोहेक्साडाइन। अब इसका हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी कि ये डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने H2 के साथ, तो ये क्या बन जाता है, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ठीक है, कैसे, ये जो डबल बॉन्ड है ये जो है वो टूट जाएगा और टूटने पे ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो यहाँ एक एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा और हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं। तो ये होता है हाइड्रोजनेशन एनर्जी, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर ये साइक्लोहेक्साडाइन बनती है तो उसका अगर हाइड्रोजनेशन कराना है तो उसके लिए एनर्जी ये लगेगी, है ना, यही लगेगी।
और जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेंजीन की, तो ये कह रहा है कि अगर एक बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजनेशन एनर्जी इतनी लगती है, तो बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं ना, है ना। तो ये कह रहा है कि तो 3 डबल बॉन्ड के लिए एनर्जी कितनी लगनी चाहिए, ये लगनी चाहिए 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये कह रहा है 8 किलो कैलोरी 85.8 किलो कैलोरी में लगनी चाहिए एनर्जी। इस हिसाब से तो लगनी चाहिए। अगर एक डबल बॉन्ड की इतनी लग रही है तो 3 डबल बॉन्ड की इतनी लगेगी। ये रहा, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जो बेंजीन का हाइड्रोजनेशन एनर्जी होता है वो एक्चुअल में 49.8 किलो कैलोरी ही होता है, ठीक है। यानी कि जितनी होनी चाहिए कैलकुलेशन से जितनी आती है उससे कितनी कम है, ये उससे कम है 36 किलो कैलोरी कम है। यानी कि आप 85.6 में से 36 माइनस कर देंगे, ठीक है। 80 सॉरी फाइन 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 राइट राइट 74 राइट 63 किलो कैलोरी। ओके, हाँ। तो ये क्या कर देंगे आप, इतना अगर कम कर देते हैं, ये रहा 8, यहाँ पे 6 नहीं था 8 था ना, इसलिए कंफ्यूजन हुआ, राइट। तो ये जो है वो कितना आता है 49 आता है। तो आप अगर 85.8 से 36 माइनस कर देंगे तो 49.8 आता है। यानी कि कमी कितनी है, 36 किलो कैलोरी कम है इसकी एनर्जी कैलकुलेटेड एनर्जी से, राइट। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अच्छा, और हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी तक, मैंने जितनी बार आपको ऑर्गेनिक पढ़ाई है, मैंने कितनी बार आपको कहा है कि जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जितनी कम एनर्जी होगी उनकी, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेंजीन की हाइड्रोजनेशन एनर्जी होनी तो 85 चाहिए थी हिसाब से, तो ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से तो इतनी होनी चाहिए थी, पर एक्चुअल में ये इतनी है ही नहीं। ये तो 49.8 किलो कैलोरी पर मोल है, राइट। तो कितनी कम है, ये 36 किलो कैलोरी कम है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारी बेंजीन के पास जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किस वजह से है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है 36 किलो कैलोरी एनर्जी में कमी होने की वजह से। तो ये जो 36 किलो कैलोरी कमी है, ये एक्चुअल में आपकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहलाती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहलाती है। समझ गए इस चीज को, ठीक है। तो ये बात होती है स्टेबिलिटी की। यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हो गया, क्या कहना चाह रही थी मैं। वापस से इसको समअप करते हैं। देखो, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन थी, राइट, जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। एक डबल बॉन्ड आ गया, यानी साइक्लोहेक्सीन बन गई, उसके हाइड्रोजनेशन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। 2 डबल बॉन्ड आ गया, उसकी जो कहते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। इसी हिसाब से अगर 28.6 एक के लिए है तो 3 के लिए कितनी होगी, इतनी होनी चाहिए। पर ये एक्चुअल में इतनी होती नहीं है बेंजीन की। बेंजीन की एनर्जी तो 49.8 ही होती है हाइड्रोजनेशन के लिए। तो कमी कितनी है एक्चुअल में से, जो एक्सपेरिमेंटल है, कैलकुलेटेड में से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको कर दो माइनस, तो आती कितनी है 36, यानी 36 किलो कैलोरी एनर्जी कम है इसकी। यानी कि ये जो कमी है एनर्जी में, यही कमी जो है वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है, जिस वजह से बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये तो हो गई कि हाइड्रोजनेशन एनर्जी के बेसिस पे आप बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है, क्या हाइड्रोजनेशन एनर्जी के बेसिस पे अब बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। फाइन। अब हमें आगे क्या देखना है, हमने कहा है कि ये जो सी बॉन्ड लेंथ है बेंजीन की, ये क्या होती है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कैकुले था, यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि जो कैकुले था उसके हिसाब से तो
कैकुले था उसके हिसाब से तो बेंजीन में जो है 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जिसमें उसने कहा कि जो एक टाइप का बॉन्ड होता है वो तो होता है, यानी कि ये जो बेंजीन है हमारी, तो उसने कहा कि 3 बॉन्ड तो यहाँ पे छोटे होते हैं, 3 बॉन्ड तो छोटे होते हैं और उनकी एनर्जी जो है हमारे पास वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे उसने कहा कि 3 ही बॉन्ड जो है इसमें वो होते हैं लार्ज, ठीक है, जिसकी एनर्जी कितनी होती है 154 एंगस्ट्रॉम, राइट। ये था कैकुले के हिसाब से, ये कैकुले ने कहा था। अकॉर्डिंग टू कैकुले बेंजीन हैज 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, राइट, और उसमें से 3 बॉन्ड तो स्मॉल होते हैं जिसकी लेंथ इतनी होती है और 3 बॉन्ड जो है लार्ज होते हैं जिसकी लेंथ इतनी होती है। क्लियर है इतना? ओके। अब एक्चुअल जो है actual bond length of benzene, actual bond length of CC bond in benzene वो कितनी होती है 139 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो कैलकुलेट के हिसाब से ये था, और एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट से पता चला वो पता चला कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये कहना चाह रहा है कि जो ये कार्बन और ये कार्बन है इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ के सेम है। क्या कहना चाह रहा है वो कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो इस कार्बन और इस कार्बन की बॉन्ड लेंथ के बिल्कुल सेम है। देखने पे क्या लग रहा है? देखने पे आपको लग रहा है कि एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि है भी, ठीक है। ये क्या है? डबल बॉन्ड है, और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, राइट। तो डबल बॉन्ड की लेंथ कम होनी चाहिए जैसा कैकुले ने कहा, और सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, राइट। पढ़ा है, इतना बेसिक पता है आपको, अभी तक पढ़े हम बहुत, ठीक है। यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट कर चुके हैं, इतना तो पता होगा डबल बॉन्ड की जो है लेंथ कम होती है और सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, राइट। तो ये होनी चाहिए, बट एक्चुअल में क्या है बेंजीन के केस में कि सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम के ही होते हैं, ठीक है। तो ये थी बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी इन बेंजीन, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया कि किस तरीके से जो है हाइड्रोजनेशन एनर्जी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकती है बेंजीन में, और साथ ही कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो हमने कई जगह पढ़ा है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक होता है। क्या होता है? ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो वीक होता है, और इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ वो क्या होती है? लार्ज होती है, ठीक है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग भी होता है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि आसानी से आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते डबल बॉन्ड को, और सिंगल बॉन्ड को आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। पर बेंजीन में तो हम कह रहे हैं कि ना तो ये डबल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि ये जो बेंजीन होती है ना आपकी, ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये जो बेंजीन होती है ना इसमें जैसे कि आपको पता है ये सारे क्या है? पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है आपकी इस पूरी बेंजीन में जो है वो डीलोकलाइज, हम पढ़ेंगे आगे इसको, ठीक है, डीलोकलाइज होते हैं। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है
इसमें जो है पार्शियली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ओवरऑल ये दोनों ही सेम हो जाता है। और फिर क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड वीक था वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कंपैरेटिव सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो इस वजह से जो है ये जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसकी। ओके, तो ये था कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है रेजोनेंस का। हम देखते हैं कि बेंजीन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, स्टेबिलिटी इन कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन। सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस इन बेंजीन, रेजोनेंस इन बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। अब बेंजीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ना, वहां पे आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत होगी कि यहाँ पे इन्होंने डेवार की जो हमने इससे पहले ही जस्ट पढ़ा है, डेवार की जो बेंजीन की स्ट्रक्चर थी वो कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो जो केकुले की स्ट्रक्चर थी, डायनेमिक स्ट्रक्चर्स याद करने की कोशिश करो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। केकुले की ये थी डायनेमिक स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड इधर है तो ये क्या हो जाएंगे, ये केकुले की डायनेमिक स्ट्रक्चर थी। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं इसको, राइट। और अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है डेवर्स स्ट्रक्चर, जो कि हमने कुछ इस तरह की पढ़ी है। डेवर्स स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके की पढ़ी है, ठीक है। तो ये भी कंसीडर करते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। और फिर ये डेवर्स स्ट्रक्चर में जो ये बॉन्ड्स है वो जो है वो किस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उस आधार पे हम इसमें रेजोनेंस भी बताते हैं कि इनिशियली अगर ये इस तरह से बॉन्ड है तो फिर ये इस तरह से हो जाएंगे, उसके बाद ये इस तरह से हो जाएंगे बॉन्ड, ये इस तरह से, राइट। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर्स है ना, ये आपकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। ओके, तो ये जो केकुले स्ट्रक्चर है यहाँ पे लिख लेते हैं, केकुलेस डायनेमिक स्ट्रक्चर, डायनेमिक स्ट्रक्चर, इसका रोल कहा गया है कि ये 80% कंट्रीब्यूट करती है बेंजीन की स्ट्रक्चर में। 80% कंट्रीब्यूशन इन बेंजीन स्ट्रक्चर, ठीक है। 80% कंट्रीब्यूट करती है बेंजीन की स्ट्रक्चर में। और कहा गया कि ये जो डेवोर की स्ट्रक्चर्स होती है ना दोनों, ये जो है वो 20% डेवोर स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट 20%, कंट्रीब्यूट 20%। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये जो बेंजीन की ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपकी, ये वाली, जिसको आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाद में आपको बता दिया जाएगा कि कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं यहाँ सिंपल सा आपको कह दूं कि ये इसको जो है आप इसकी संक्रमण अवस्था से इसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली इन सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स से को जो है उनका कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, राइट। तो 20% कंट्रीब्यूशन किसका होता है इसमें, बेंजीन की स्ट्रक्चर में 20% होता है केकुलेस डायनेमिक स्ट्रक्चर का, और सॉरी 80%, और 20% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है डेवोर स्ट्रक्चर का। क्लियर है इतना? ओके, तो यहाँ पे ये था आपकी रेजोनेंस इन बेंजीन। ओके, अब इसी के आधार पर जो है वो आप स्टेबिलिटी भी बता सकते हो। अब मैंने कहा था ना स्पेसिफिक स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो 30% जो एनर्जी है ना, ये आपकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। ये आपकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है 30 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, इसी स्टेबलाइजेशन एनर्जी को आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, रेजोनेंस एनर्जी। क्योंकि वो जो 30% एनर्जी है
ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी और लिख रही हूँ यहाँ पे, अथवा रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 36 किलो कैलोरी। ठीक है, ये है आपकी रेजोनेंस एनर्जी, जो कि हमें पता है, आज तक आपने क्या पढ़ा है कि रेजोनेंस एक्चुअल में क्या करता है। रेजोनेंस एक्चुअल में जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक मॉलिक्यूल को। ठीक है, और रेजोनेंस जब स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करता है तो उसे स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो कि यहाँ पे नहीं यूज हुई है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं मिली है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो ये 36 किलो कैलोरी थी, वो कहाँ यूज हुई है, वो रेजोनेंस करवाने में यूज हुई है। जिस वजह से क्या हुआ है, जिस वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसलिए इसे स्टेबलाइजेशन और रेजोनेंस एनर्जी भी कहते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो है हम इसका पॉइंट, जो मॉडर्न व्यू है, उसमें थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।